आज हम लोग शुरू करते हैं बायोसेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन चल रही थी, उसमें से एक एप्लीकेशन हो गई थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट फाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ठीक है। सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। बस इतना है कि वायर को आप सर्कुलर शेप में घुमा दें, मोड़ दें, बस वही होता है हमारा सर्कुलर लूप। अब देखिए, ये हमारे पास मान लेते हैं कोई एक सर्कुलर लूप है जिसमें इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। ये इसका सेंटर है O और इसकी रेडियस है, मान लेते हैं कैपिटल R। ठीक है, तो देखिए हमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे सबसे पहले तो एट द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, बता लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमारे पास बायोसेवर्ट लॉ है। बायोसेवर्ट लॉ क्या बोलता है, पहले तो आप डीएल निकालिए। तो हमने एक डीएल निकाल लिया, मतलब यहाँ पे एक कट लगा लिया ऐसे। ठीक है, कट बहुत छोटा है, आपको दिखाने के लिए बड़ा बनाया है। ये हो गया डीएल। अब इस डीएल से उस पॉइंट का डिस्टेंस ले लिया, मान लिया ये डिस्टेंस है स्मॉल आर। स्मॉल आर एक्चुअल में कैपिटल आर के बराबर है, लेकिन दिखाने के लिए फ़िलहाल के लिए हमने स्मॉल आर लिख दिया। और हमको ये एंगल चाहिए। ये एंगल हम लोग जानते हैं 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस हमेशा सर्कमफ्रेंस से कितना डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है। तो इस डीएल की वजह से पॉइंट ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू होगी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू DL साइन 90 अपॉन R। स्मॉल r की जगह पे हम कैपिटल R लिखे दे रहे हैं, R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हमको सिर्फ डायरेक्शन देखना है इसका। इस डीएल की वजह से डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिए डायरेक्शन के लिए आपको मैंने बता के रखा है, जिधर करंट का डायरेक्शन होगा उधर ही डीएल का डायरेक्शन लिया जाता है। और उसके लिए रूल है हमारे पास राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल के लिए पहले तो अपने अंगूठे को आप ऐसे, राइट हैंड पहली बात तो यूज़ करना, और अपने अंगूठे को ऐसे रखना है परपेंडिकुलर में। देखिए ऐसे। ठीक है, अब किधर करंट है, आप सिर्फ डीएल वाला पार्ट देखिएगा, सिर्फ डीएल वाला पार्ट। सर्कल को मत देखिए। डीएल को अगर आप देखेंगे तो डीएल में करंट जा रहा नीचे की तरफ, तो मुझे नीचे करना पड़ेगा ऐसे, सिर्फ डीएल में देखेंगे अगर तो। और हमारा पॉइंट ओ जो है वो अंदर की तरफ है, तो पॉइंट ओ के पास जब जाएंगे तो मेरी हथेली फेस करेगी आउटसाइड, बाहर की तरफ। तो डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी आउटसाइड, मतलब डॉट लगा देंगे। ठीक है, इस तरह के हम कोई भी डीएल लेना चाहे ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ डीएल ले लिया, ठीक है, यहाँ से डीएल हमने ले लिया। तो देखिए डीएल आपको पूरे के पूरे सर्कल में डीएल लेने हैं। बस कंडीशन ये है कि सबकी सारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको मालूम होना चाहिए। तो जितने भी आप डीएल लेंगे सबकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होने वाला है। आप फिर से इस पे चेक करके देखना चाहें तो कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ डीएल लेंगे तो देखिए करंट यूँ है ऐसे, तो हमारा जो डीएल होगा वो करंट होगा वो यूँ होगा। और ओ पे जाएंगे तो हमारा हथेली जो है, हमारी जो पाम है वो आउटसाइड फेस कर रही है, तो इसकी वजह से भी बाहर की तरफ होगी। आप कहीं पे और पे भी लेके देख सकते हैं। तो सारे जितने भी डीएल हैं सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउटसाइड होगी, कमिंग आउटसाइड होगी। तो अगर सबकी वजह से कमिंग आउटसाइड होगी तो मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इस dB का इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। हमें सबको निकालने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
ठीक है। तो अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। dB की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, को बाहर निकाल लिया, आर स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन हमको सिर्फ किसका करना पड़ेगा, dl का। और जितने भी आप dl लेंगे सबको आप ऐड करते चले जाएंगे तो वो क्या आएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस चाहिए, एरिया नहीं चाहिए, 2 पाई r, 2 पाई इंटू आर, पाई से पाई चला गया, 2 2 जा 4 हो गया, एक r से एक r चला गया। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। ये फार्मूला तो याद रखना पहली बात तो। और ये कहाँ पे आई है, ये सेंटर पर आई है, इतना ध्यान रखना। तो सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है। ये फार्मूला याद रख सकते हैं, लेकिन इससे भी अच्छा फार्मूला आपको मैं बताऊं जो याद करने लायक होगा, जो आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन किया है, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर था, और इंटीग्रेशन करना था dl का, ठीक है। dl का इंटीग्रेशन करना था। dl क्या है, dl आर्क है, ठीक है, dl आर्क है। तो ये पूरी की पूरी आर्क के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आर्क लेंथ जो होती है, आर्क लेंथ जो होती है वो हमारी होती है एंगल अपॉन रेडियस, ठीक है। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, जो एंगल होता है वो होता है हमारा आर्क अपॉन रेडियस। तो जो आर्क लेंथ होती है वो एक्चुअल में होती है थीटा इंटू रेडियस, ठीक है। अब ये इसलिए बता रहा हूँ, आगे इसके बाद ये बात सबको समझ में आएगी जो बताना मैं चाह रहा हूँ। तो अगर मैंने आर्क की बात की है तो ये मेरे पास सर्कल था और मान लेते हैं ये छोटा सा एक एंगल है और ये आर्क लेंथ है AB, ठीक है। तो यहाँ पे आर्क लेंथ किसके बराबर होगी, थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन रेडियस, इसी के बराबर होगी। यानी आर्क लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, थीटा इंटू रेडियस, ठीक है। ये थीटा का आया है, ठीक है, ये थीटा का आया है। टोटल का अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा, टोटल का, तो टोटल में थीटा कितना होता है, तो टोटल में थीटा जो होता है वो होता है 360 डिग्री के बराबर। भाई पूरा तो एंगल अगर आप लेंगे तो 360 डिग्री आएगा ना, तो 360 इंटू आर हो जाएगा। तो टोटल का 360 इंटू आर हो जाएगा। और मुझे चाहिए कितना, मुझे सिर्फ थोड़े से का चाहिए, यानी कि हमको थीटा का चाहिए, ठीक है। तो हम यूनिटरी मेथड लगा के लिख सकते हैं कि पूरे सर्कल की रेडियस, पूरे सर्कल में जो एंगल बनता है, यानी कि फॉर कंप्लीट सर्कल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। और उसमें सरकमफ्रेंस कितना बनता है 2 पाई इंटू आर, ठीक है, इतना ही होता है। ये 2 पाई आर एक्चुअल में क्या है, ये आर्क है, इतना ध्यान रखिएगा, ये आर्क लेंथ है। तो जब ये आर्क लेंथ होती है 2 पाई आर, जब आपकी आर्क लेंथ होती है तो एंगल कितना बनता है 360। तो अगर यूनिट आर्क लेंथ होगी हमारी तो कितना होगा 360 अपॉन 2 पाई आर, यही तो होगा। अब इसी को अब उल्टा कर दीजिए चाहे, यानी हमारा जब थीटा डिग्री एंगल होगा, ठीक है, 1 यूनिट एंगल जब होगा
ठीक है, बात मेरी आप समझ रहे हैं। जब 1 यूनिट का एंगल होगा तो यही हो जाएगा 2πr/360 डिग्री। तो यूनिटरी मेथड हमने क्यों लगाया है, ताकि हमको ये चीज़ें मालूम मिल जाए, ये पता चल जाए। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर मुझे थीटा डिग्री एंगल पे देखना होगा, थीटा एंगल पर, तो 1 यूनिट एंगल की वैल्यू हमको पता है, थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमको पता चल जाएगा कि टोटल आर्क लेंथ कितनी है, हमको ये आइडिया मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी जो हम बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये यूज़ कर लें, μ0I/4πr² मेरा था, और इंटीग्रेशन ऑफ dl मतलब 2πr/360 इंटू थीटा। तो ये और ये हमारा कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है b = μ0I/2r, और यहाँ आ जाएगा θ/360। θ/360। अब आप ये फार्मूला अगर याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा बहुत आसानी से, कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। कैसे, देखिए अगर मेरे पास कंप्लीट सर्कल है तो ये जो एंगल है तो हमको पता है कितना होता है भाई, 360 होता है। तो कंप्लीट सर्कल के लिए जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझको बतानी है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी b = μ0I/2r, और थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा 360, क्योंकि हमको कंप्लीट सर्कल लेना है, तो ये बच जाएगा 1। तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर इसकी जगह पे मैंने ले लिया एक सेमी सर्कल ऐसे, और अब इसके सेंटर पे मुझको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगी μ0I/2r, और थीटा की जगह पे लिख देंगे 180। क्यों, क्योंकि इस बार जो एंगल बनेगा वो तो 180 बनेगा ना। तो ये मेरे पास हो जाएगा b = μ0I/4r। ठीक है, इसी की जगह पे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो सेंटर होगा वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू होगी μ0I/2r इंटू θ/360। थीटा कितना है 90, ये 4 आ गया, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई μ0I/4 = 8r। तो इस तरीके से अगर कंप्लीट सर्कल भी हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो हम ये फार्मूला यूज़ करके, कौन सा, ये वाला फार्मूला यूज़ करके किसी भी टाइप के किसी भी सर्कल के मैग्नेट सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड को बता सकते हैं। इसलिए ये फार्मूला मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन आपके सिलेबस में जो फार्मूला होगा वो सिर्फ इतना ही होगा जो ऊपर बनाया था ये वाला। ठीक है, अब इसको भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, शॉर्ट में मैंने आपको ये बात बता दी है। ठीक है, अब ये तो हो गया सेंटर। जो सर्कल हमारा होता है, जैसे हमारा ये सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर था, इस सर्कल का ये जो सर्कल मैंने बनाया है, तो दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सर्कल। इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन ऑफ सर्कल। जिस जगह पे सर्कल बना होता है वो वाला हिस्सा, वो वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सर्कल। सर्कल का वो प्लेन है, और इस प्लेन के अगर परपेंडिकुलर लाइन हम बनाएं, और ऐसी परपेंडिकुलर लाइन बनाएं जो इसके सेंटर से पास करे, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ सर्कल। ये सर्कल की एक्सिस होती है, हमें इस एक्सिस पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो बतानी होगी। ठीक है, अब इसको कैसे बताएंगे, मान लीजिए हमारे पास ये है एक सर्कुलर शेप का लूप, सर्कुलर शेप का हमारे पास ये लूप है। ओके, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस वही मान लेते हैं कैपिटल R,
और ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है। यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिसकी इसके सेंटर से डिस्टेंस x है। इस पॉइंट पर देखो, पहली बात तो ये पॉइंट कहाँ है, ये इस लूप के इस सर्कल के एक्सिस पर है। एक्सिस क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, एक्सिस पर है और सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। अब ये x डिस्टेंस चाहे इधर के ले लो चाहे इधर के ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो x डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट P है जिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है और हल्का फुल्का सा टफ है, अगर दिमाग लगाएंगे। अगर आपको स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का समझ में आ गया है तो ये भी समझ में आ जाएगा। कोई भी आप कट ले लीजिए DL का, मान लो हमने यहाँ पे एक DL ले लिया ऐसे, ये क्या है DL, और इस DL से ये हो गया, कलर चेंज कर देता हूँ, ये हो गया मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा, और ये DL से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग हमेशा लिखते हैं स्मॉल r, तो ये स्मॉल r हो गया। अब बस हमको अगर ये वाला एंगल पता चल जाए, ये वाला एंगल, तो काम बन जाए। तो अगर इस एंगल के बारे में आप सोचें थोड़ा सा कि ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है और यहाँ से DL गई है, तो ये एंगल सरकमफ्रेंस के साथ, ये देखो ये जो DL है, इस DL के बारे में सोचिए, DL के साथ ये कितना, ये एंगल कितना बनेगा, DL के साथ सोचना है। तो देखिए ये, इसमें तो बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप समझिए थोड़ा सा, इसको इमेजिन करिए, ये एंगल होगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस DL की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी वैल्यू होगी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई DL साइन 90 अपॉन ये वाला R लेना है, R स्क्वायर, यानी कि मेरे पास आ गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I DL अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, सिर्फ हमें डायरेक्शन देखना है। अब देखो इस DL की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसका डायरेक्शन बताना है। तो डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, तरीका क्या है, आप राइट हैंड रूल यूज़ कर लीजिए। राइट हैंड रूल यूज़ करने के बाद आप देख लीजिए वहाँ पे डायरेक्शन क्या है। और आपको एक और बात भी मैंने बताई है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा R के परपेंडिकुलर होता है, R के परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए आपका जो ये R है, आप डायरेक्टली भी खुद ही सोच सकते हैं, ये जो R आपका है इसके परपेंडिकुलर लाइन अगर आप सोचेंगे तो एक लाइन हो जाएगी ये वाली ऊपर वाली ऐसे, और एक लाइन हो जाएगी नीचे वाली। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड या तो ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा परपेंडिकुलर, ये बात डन है, ठीक है, होगा परपेंडिकुलर, ये बात डन है। अब देखिए अगर मैंने करंट ले लिया यूँ, अभी मैंने इसमें करंट नहीं लिया था, करंट ले लिया यूँ, ठीक है, अगर मैंने करंट ले लिया यूं, तो आपका जो पार्ट DL वाला जो पार्ट है उसके बारे में सोचिएगा। देखिए इसमें जो करंट जा रहा है, चलिए करंट का डायरेक्शन मैं ज़रा बदल देता हूँ, इधर कर देता हूँ, इधर का, ठीक है, ताकि समझ में आए, बस इसलिए डायरेक्शन बदल रहा हूँ। आपका जो ये करंट ऐसे जा रहा है, अगर आप यहाँ से टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पर करंट हो जाएगा कमिंग आउट, यानी करंट इस पॉइंट पर बाहर की तरफ आएगा और नीचे के पॉइंट पर अंदर की तरफ जाएगा। ये करंट का डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं। यूं करंट चल रहा है, ऐसे चल रहा है करंट, तो ये करंट ऊपर गया
ऊपर के पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो करंट ऊपर को आएगा, बाहर को आएगा, और नीचे के पॉइंट पे जाके देखेंगे तो करंट अंदर को जाएगा। तो करंट अंदर को जा रहा है, ये आपका डीएल है, अंगूठा आपका अंदर की तरफ होगा, आर आपका उधर है, आर की तरफ जाएंगे तो आपका पाम नीचे की तरफ फेस करेगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी। तो ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे। ठीक है, और ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, ये डीबी है। ठीक है, इसी तरीके से आप और कहीं अगर डीएल लेंगे, मान लो आपने कह दिया कि हम यहाँ डीएल लेंगे ऐसे, तो यहाँ अगर आप डीएल लेंगे तो ये हो जाएगी स्ट्रेट लाइन। अरे यार, ठीक है ऐसे। ओके, एंगल वही बनेगा, तो एंगल में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इंपॉर्टेंट मुझे सिर्फ डायरेक्शन की बात करनी है। अब यहाँ पे डायरेक्शन सोचिएगा, अगर आप यहाँ पे जो डीएल है उसमें करंट हो रहा है कमिंग आउट। ठीक है, डीएल करंट कमिंग आउट, तो अंगूठे को मैंने बाहर कर दिया और आर मेरा नीचे की तरफ है ऐसे, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आर के परपेंडिकुलर होगी और ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, मतलब ये आर जो है इसका परपेंडिकुलर अगर मैं बनाऊं तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। नाइन्टी डिग्री ऐसे। ठीक है, अब अगर आप जितने भी ऐसे बनाते जाएंगे सब में आर के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होनी है और इस तरीके से होनी है। ठीक है, तो आप समझेंगे कि ये जो डीबी है उसके आप अगर सारे डीएल लेंगे और सबके डायरेक्शन बनाएंगे तो ऊपर एक कोन जैसा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, कोन जैसा बनेगा। तो अगर कोन जैसा बनेगा तो कोन को तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ एक डायरेक्शन को लेंगे और एक डायरेक्शन से समझने की कोशिश करेंगे। अब आप जो भी डायरेक्शन लेना चाहें उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे समझेंगे, देखिए, अगर मैं नीचे वाले को देखूं, नीचे वाला बनाया था पहले, तो इसी को देखूं, तो ये हमारा था आर, ये हमारा था डीबी। ठीक है, और ये ऐसा था, ये रेडियस है, ये सेंटर था, ये थीटा डिग्री एंगल था। ठीक है, ऐसा बना हुआ था, ये यहाँ पे डीएल था। अब समझिए, ये जो डीबी है इसके हम लोग दो कंपोनेंट बना सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट बनाना आपको मैंने बताया हुआ है, कैसे बनेगा। एक कंपोनेंट बन जाएगा यूं, अरे यार लाइन स्ट्रेट नहीं खींचती है, एक कंपोनेंट हो जाएगा यूं और एक कंपोनेंट हो जाएगा यूं। ठीक है, दो कंपोनेंट हो गए, तो इसमें से एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट है, वो देखेंगे एंगल तो पता चलेगा कि कौन सा है। देखिए, इसके लिए हमारे पास क्या नॉलेज है। देखिए, ये वाला जो एंगल है पूरा का पूरा, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो ये भी तो 90 डिग्री है ये। ठीक है, क्योंकि हमने कंपोनेंट बनाया तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल है वो आएगा 90 माइनस थीटा। मैथमेटिक्स तो इतनी आपको आनी चाहिए कि ये पूरा 90 है और ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये 90 था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, थीटा। अगर इतनी मैथमेटिक्स समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही याद रखिए कि अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल आएगा थीटा। और अगर ये थीटा आ गया, इस बात का मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम लोग एज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सोचेंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर सोचेंगे तो ये हो जाएगा डीबी का कॉस थीटा,
और वो वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी dB का साइन थीटा। दो कंपोनेंट बना लिए। अब हमारे पास दो कंपोनेंट बन गए हैं, और अगर इसी दो कंपोनेंट के बारे में आप सोचेंगे तो जितने भी dB हैं सबके आप जब कंपोनेंट बनाएंगे तो ये जो ये वाला dB साइन थीटा वाला कंपोनेंट है सबका डायरेक्शन इस तरफ आएगा, और जो dB कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है सबका डायरेक्शन अपोजिट आएगा। मतलब मैंने जब ऊपर बनाया है, अगर मैं यहाँ वाले को देखूँ तो इसका जो कंपोनेंट बनाऊंगा तो इसका एक कंपोनेंट आएगा यूँ और एक कंपोनेंट आएगा यूँ। तो देखिए ये वाला जो कंपोनेंट जो dB cos थीटा होगा वो नीचे वाले dB cos थीटा के अपोजिट हो गया। तो अगर नीचे वाले dB cos थीटा के अपोजिट हो गया तो dB cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि सब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट। तो dB cos थीटा की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू dB cos थीटा वो जीरो होगी। मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर। तो हमारी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किसकी वजह से आएगी, वो ड्यू टू इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन थीटा होगी, क्योंकि यहाँ पर सबका डायरेक्शन सेम होगा। देखिए ऊपर मैंने बनाया है, यहाँ पर देखिए ये जो dB cos थीटा और ये dB साइन थीटा। तो dB साइन थीटा तो सारे के सारे स्ट्रेट डायरेक्शन में आएंगे, सीधे होंगे, तो उनकी सबकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड तो ऐड होके आएगी। कितनी आएगी हमको सिर्फ वो निकालना है। तो dB की वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो dB की वैल्यू ये निकाली थी म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4πr², म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4πr²। ये dB की वैल्यू मैंने रखी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। dB ये है हमारा और ये है साइन थीटा, ठीक है। ठीक है, स्मॉल r की वैल्यू हमें नहीं मालूम, हमें निकालनी है, और साइन थीटा भी हमको हटाना है। दोनों बातें हैं, स्मॉल r कैसे हटेगा और साइन थीटा कैसे हटेगा। देखिए यहाँ पे देखिए राज छुपा हुआ है इसका, ये x है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग स्मॉल r हटा सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री लगा के साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू लगाएंगे तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनियस, ये हो गया x हो गया परपेंडिकुलर, r हो गया बेस। तो होता है क्या साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेनियस स्मॉल r है। तो आ गई वैल्यू इसकी, रख लेंगे वैल्यू, तो हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट को बाहर निकाल लिया, आई को बाहर निकाल लिया, 4π को बाहर निकाल लिया, dl साइन थीटा की जगह पे x अपॉन r हो गया, और स्मॉल r² पहले से ही था, ये r³ सीधे लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। स्मॉल r³ पहले से सीधे सीधे लिखे दे रहा हूँ, ओके। अब हमें r को हटाना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी x² प्लस r² की होल पावर 1/2। रख लेते हैं वैल्यू, तो हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4π, स्मॉल r की वैल्यू ये रखनी है, और यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। हो जाएगा x² प्लस r² की होल पावर 3/2, और ये x को भी मैंने बाहर निकाल लिया। अब सिर्फ इंटीग्रेशन होना है dl का। x को मैंने बाहर इसलिए निकाला क्योंकि x गिवन क्वांटिटी है और r तो रेडियस है, तो ये दोनों सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है, ठीक है। ये हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड है। dl का इंटीग्रेशन करना है मैं सिर्फ, बस। dl है क्या, इसमें जितने भी dl लोगे वो क्या दिखाएंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है, बताने की ज़रूरत तो है नहीं। अब हो जाएगा म्यू नॉट आई x अपॉन 4π x² प्लस r² होल पावर 3/2, और ये हो जाएगा 2π इंटू रेडियस। पाई से पाई गया, 2 2 जा 4 हो गया, ओके। तो हमारे पास आ गया है म्यू नॉट आई x इंटू r अपॉन 2 टाइम्स x² प्लस r² की होल पावर 3/2
2, दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड O। ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इन एक्सियल लाइन ऑफ लूप, सर्कुलर लूप की जो एक्सियल लाइन होगी उसके डायरेक्शन में होगा इसका डायरेक्शन। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये फार्मूले के क्वेश्चन एक आध आ सकते हैं और सीधे फार्मूला आप लगाएंगे सॉल्व हो जाएंगे, उसमें कुछ अलग से दीवार लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस फार्मूले से आप ये बात भी वेरीफाई कर सकते हो, जो आपने पीछे अभी फार्मूला बनाया सेंटर पर, क्या वो वैलिड होगा कि नहीं होगा, तो आप वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करोगे, ये आपका लूप था, हमको अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो जहाँ x है वहाँ की वैल्यू 0 आप कर देंगे। ठीक है, x की वैल्यू आप 0 कर देंगे, आपको पता चल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, x की वैल्यू को 0 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ओह, एक चीज़ गड़बड़ हो गई है, ये जो साइन थीटा है ये इसकी वैल्यू यहाँ पे गलत हो गई है। देखिए कैसे, ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा कैपिटल R, x नहीं होगा। तो यहाँ पे कैपिटल R लिखना है बस, ये कैपिटल R यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल R यहाँ पर। ओके, बस ये गड़बड़ है, कैपिटल R मिलके हो जाएगा R²। ठीक है, तो ये हटा देना यहाँ से, तो ये हमारा फार्मूला बनेगा, R² हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो अगर मुझे सेंटर पे निकालना है तो x की वैल्यू को 0 कर देना है, तो b = μ0 I R² अपॉन 2 टाइम्स x की वैल्यू को 0 करेंगे तो R² की पावर 3/2, तो R³ बचेगा मेरे पास, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ गया μ0 I अपॉन 2R। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस पॉइंट। ओके, तो ये दोनों एप्लीकेशन हो गई हमारी। इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। ये करंट जा रहा है और यहाँ से करंट ऐसे वापस आ रहा है, बीच में सेमी सर्कल बना हुआ है जिसका सेंटर ये है और इसकी रेडियस है स्मॉल r। क्वेश्चन ये है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमको बतानी। ठीक है, बता लेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आती है वो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर की वजह से आती है और सर्कल की वजह से आती है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों मिक्स हैं, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर भी है और सर्कल भी है, तो देखना पड़ेगा हमको स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर कितने लगे हैं, उन पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, वो अलग अलग निकालना हमें पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है जिसको हम 1 बोले दे रहे हैं, ये दूसरा कंडक्टिंग वायर है जिसको 2 बोले दे रहे हैं, और ये बीच में सर्कुलर लूप है जिसको हम 3 बोले दे रहे हैं। तो हमको 1 2 3 यानी बारी बारी से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले 1 पे निकालेंगे, इसको हम B1 बोले दे रहे हैं। अब देखिए B1 क्या है, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, तो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के लिए पॉइंट किधर है, पॉइंट ये हुआ, और ये पॉइंट इस वायर की एक्सिस पर है, इस वायर की लाइन पर है, इस वायर की लाइन पर, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है। तो यहाँ पर तो 0 हो गई, डायरेक्शन भी नहीं देखना हमको। इसी तरीके से अगर हम B2 को देखें तो ये पॉइंट O जो है वो इस वायर की लाइन में है, हमारे स्ट्रेट वायर की लाइन में है, तो इसका मतलब इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई, लाइन में अगर आ गया तो 0 हो गई। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा सिर्फ सर्कल, वो भी सेमी सर्कल, आधा। तो सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फार्मूला μ0 I अपॉन
2r इंटू थीटा अपॉन 360। अगर ये वाला लगाएंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, नहीं तो आप याद रखिए फिर अलग अलग, सेमी सर्कल का भी अलग याद रखिए, फिर क्वाड्रेंट का भी अलग याद रखिए, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ रखिए, म्यू नॉट, करंट कितना है, आई है, रेडियस कितनी है, रेडियस है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर आ गया। अब थीटा, थीटा मतलब ये एंगल, सेमी सर्कल में ये एंगल कितना डिग्री होता है, 180 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 180 डिग्री। तो ये मेरे पास हो गया है म्यू नॉट आई अपॉन 2 2 4 आर, दिस इज़ द नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसके अलावा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, ज़ीरो हो गई थी उनकी वजह से। अब हमें सिर्फ डायरेक्शन बताना है। अब देखिए डायरेक्शन के लिए, सर्कल के लिए आपको एक नया रूल बताने जा रहे हैं। सर्कल में, सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड जब निकालनी होती है तो उसके लिए एक नया रूल, वैसे रूल तो वो भी काम करेगा जो आपने पीछे पढ़ा है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा रूल और अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसको बोलते हैं राइट हैंड कर्ल रूल, ठीक है। क्या मैंने बोला, राइट हैंड कर्ल रूल। अब राइट हैंड कर्ल रूल हमको क्या बताता है, पहली बात तो राइट हैंड नाम बोला है, आप सबसे पहले सबसे ज़्यादा बच्चे तो यही बोलते हैं, राइट हैंड बोल रहे हैं, लेफ्ट हैंड दिखाने लगते हैं। तो राइट हैंड कर्ल रूल है, इसमें अपने हाथ की उंगलियों को उस डायरेक्शन में मोड़ना है, कर्ल करना है जिस डायरेक्शन में करंट होगा। मोड़ना है क्योंकि भाई सर्कल में करंट घूमता है ना, तो जिधर घूम रहा होगा उधर आप उंगलियों को मोड़ दीजिए, ठीक है। तो जिधर करंट होगा उधर उंगलियों को आप मोड़ेंगे तो आपका जो अंगूठा होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, बस इतना, इसके अलावा कुछ नहीं। अपनी उंगलियों को उधर मोड़ेंगे जिधर करंट होगा तो आपका अंगूठा क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इस क्वेश्चन के केस में देखेंगे तो हमारा जो करंट है वो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज उंगलियों को मैंने मोड़ दिया तो मेरा अंगूठा किधर गया, इनसाइड। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड है, ऐसे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इनसाइड, गोइंग इनसाइड। ओके, एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और ये इसकी रेडियस है स्मॉल आर। करंट यूं जा रहा है ऐसे, आई। कितने कंपोनेंट हैं, इस बार भी 3 कंपोनेंट हैं, एक तो स्ट्रेट वायर यहाँ, एक स्ट्रेट वायर यहाँ और एक सर्कल यहाँ। 3 कंपोनेंट हो गए, तो तीनों पे अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख गया होगा B1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी, क्योंकि पॉइंट O जो है, देखिए हमें निकालना मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट O पर है, ठीक है। फाइंड लिख देता हूँ, फाइंड B एट O, ठीक है। तो जो पॉइंट O है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो तो इस वायर की स्ट्रेट लाइन में ही है, स्ट्रेट लाइन में ही है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब आता है B2। B2 के लिए आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के लिए, देखिए ये हमारे पास वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो फाइनाइट लेंथ का वायर जो होता था उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी, अगर आपको याद हो, r डिस्टेंस पे ये एंगल φ1 बनता था, ये एंगल φ2 बनता था, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी दैट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। ओ ठीक है, साइन φ1 प्लस साइन φ2 आप समझ लीजिए, इसे आगे निकल गया ज़्यादा। लेकिन यहाँ के इस केस में क्या है कि आपका वायर तो पहली बात तो इनफाइनाइट है, लेकिन नीचे इनफाइनाइट है, इससे r डिस्टेंस पे यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। देखिए मैंने उल्टा बनाया, बस यहाँ पे देखिए वायर यहाँ से स्टार्ट है और इससे r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है,
यानी एक एंड पे वायर है हमारा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, फार्मूला भी इसका मैंने बताया हुआ है, लेकिन डिटेल में आपको बता देता हूँ दोबारा। तो देखिए आपका जो φ1 होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और आपका जो φ2 होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 90। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन 0 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास नेट जो आंसर आएगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। बस दोबारा मैंने इसीलिए बता दिया ताकि आपको याद भी रहे। तो यहाँ पर रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्मॉल आर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ये इस स्ट्रेट वायर की वजह से हुआ है, सिर्फ डायरेक्शन देखना है बस। डायरेक्शन के लिए वही हमारे पास रूल है, राइट हैंड पाम रूल। करंट किधर है, करंट है हमारा नीचे। ठीक है, अब करंट नीचे है और हमारा पॉइंट इस तरफ है, तो अपने हाथ को ऐसे मोड़ना पड़ेगा। ऐसे मोड़ेंगे तो हमारा पाम किधर जा रहा है, इनसाइड। तो पाम अगर इनसाइड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड है। क्रॉस लगा लिया उसके लिए। अब हमको निकालना है B3। चलिए इधर लिखा देते हैं B3। B3 क्या है, सेमी सर्कल है। अब सेमी सर्कल के लिए डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं, इतना तो आपको याद हो गया होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू स्मॉल आर। 2r था, तो अब क्योंकि आधा है तो आधा कर दोगे उसको। देखिए यहाँ पे भी देखो 4r आया था। अब वो कैसे आया था पीछे वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, इतना आएगा बस। डायरेक्शन निकालना है तो वही राइट हैंड कर्ल रूल। करंट हमारा कैसे है, क्लॉकवाइज है, तो अपनी उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमाया, अंगूठा मेरा जा रहा है किधर, इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है इसकी, इनसाइड। B1 B2 B3 सबकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो तीनों का वेक्टर एडिशन होगी। वेक्टर एडिशन का मतलब जैसे वेक्टर लीड करते हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर दो, सेम डायरेक्शन में प्लस कर दो। तो देखो ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन है तो इनको प्लस कर लीजिए बस। यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 स्मॉल आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्मॉल आर। ठीक है, कॉमन अगर दिख रहा है यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन पाई। डायरेक्शन किधर, इनसाइड। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर एम्पियर्स लॉ हमारा बचा है, उसको नेक्स्ट क्लास में ही देख लेंगे, आज नहीं देखेंगे। एम्पियर्स लॉ जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक क्वेश्चन खाली और देख के ले रहे हैं, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ना इसके। ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनका सेंटर सेम है। छोटे वाले की रेडियस स्मॉल r है, बड़े वाले की रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कैपिटल R है। करंट चल रहा है यूं, I। अब हमको क्या करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O पे बताना है। कितने कंपोनेंट हैं इसके अंदर, देखिए पहली बात तो दो स्ट्रेट वायर हैं, एक ये वाला है जिसको हम 1 बोले दे रहे हैं, एक ये वाला है जिसको हम 2 बोले दे रहे हैं। दो सेमी सर्कल हैं तो इसको हम 3 बोले दे रहे हैं और एक इसको बोले दे रहे हैं 4। तो दो सेमी सर्कल हो गए, दो स्ट्रेट वायर हो गए। दोनों स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो तो 0 होगी, आपको देख के लग गया होगा। तो B1 0 और B2 0 हम सीधे सीधे लिखे दे रहे हैं। क्यों 0 है तो पीछे आप देखिए क्वेश्चन में। दोनों सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो B3 इसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू स्मॉल r। इसी तरीके से B4, ओ सॉरी कैपिटल R था ये, B4 जो हमारा होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 स्मॉल r। ठीक है, सिर्फ हमको दोनों के डायरेक्शन देखने हैं, इन दोनों के यानी B3 और B4 के डायरेक्शन देखने हैं। B3 को देखिएगा,
बड़ी थी मतलब बड़ा वाला सर्कल। बड़े वाले सर्किट में करंट कैसा है, वो क्लॉक ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कमिंग आउटसाइड, तो इसमें हमने डॉट लगा दिया। अब B4 मतलब छोटा वाला जो सर्कल है उसमें करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई, इनसाइड, तो इसके लिए मैंने लगा दिया क्रॉस। अब देखिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट कैसे आएगा, दोनों को माइनस करने पर नेट आएगा। बस हमको सिर्फ ये चीज़ आपको इसमें चेक करना है कि बड़ा कौन है, क्योंकि आप बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो बड़ा कौन है वो पता चलेगा इससे ही। डिवाइड वाली क्वांटिटी अगर बड़ी है तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, डिवाइड वाली क्वांटिटी अगर बड़ी होती है तो वैल्यू छोटी हो जाती है। तो इसमें देखिए बड़ी वैल्यू कौन है, कैपिटल आर बड़ा है, वो यहाँ पे डिवाइड में है, इसका मतलब B3 छोटा हो गया, B4 बड़ा हो गया। तो आप B4 में से B3 को माइनस करेंगे। B4 हमारे पास क्या है, म्यू नॉट I अपॉन 4 स्मॉल r माइनस म्यू नॉट I अपॉन 4 कैपिटल R। हमारे पास क्या बचेगा, म्यू नॉट I कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया 1 अपॉन स्मॉल r माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। दिस इज़ द नेट मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन की अगर बात करें तो जो बड़ा होगा उसी के डायरेक्शन आएगा, यानी कौन बड़ा है, B4, तो क्रॉस डायरेक्शन इसके अंदर लिखा जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। बस एक लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद नहीं। ये हो गया हमारा सेंटर। ओके, ये हमारा सेंटर है और ये आर्क बना हुआ है, फुल सर्कल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा आर्क बना हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी। देखिए ये सर्कल, इसकी रेडियस हमने मान ली स्मॉल r, और जो बड़ा वाला है इसकी रेडियस हमने मान ली कैपिटल R। ये भी आर्क ही है, और ये जो बड़ा वाला है इसका जो एंगल बन रहा है यहाँ पे मान लो ये अल्फा डिग्री बन रहा है, ठीक है। करंट चल रहा है यूं, कितना चल रहा है I। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बतानी है, फाइंड B एट O, ठीक है। कितने कंपोनेंट है भाई, इसमें भी 4 कंपोनेंट हैं। देखिए एक तो ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ठीक है। तो देखिए B1 और B2 की वजह से 0 हो जाएगा। अब इसको बताने की ज़रूरत तो मुझे लगता है नहीं, बार बार B1 और B2 की वजह से 0 हो जाएगा, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो इनकी स्ट्रेट लाइन में। अब हमको सिर्फ B3 और B4 बताना है, तो B3 की बात करते हैं। सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू थीटा अपॉन 360। मैंने कहा था यही फार्मूला सबसे बेस्ट है, इसी को याद रखिए। अब देखिए थीटा मतलब यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल है अल्फ़ा, और रेडियस कितनी है, कैपिटल R। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी जो B3 होगा, उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू कैपिटल R और अल्फ़ा अपॉन 360। बस अब हमें सिर्फ डायरेक्शन देखना है। डायरेक्शन के लिए सेम वही तरीका है, आपको 3rd नंबर वाले आर्क में करंट का डायरेक्शन क्या वो देखना है, वो है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने कर दिया इनसाइड। अब हमको सिर्फ क्या निकालना है, B4। फार्मूला तो वही रहेगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, स्मॉल r लगा दिया। एंगल हमको देखना पड़ेगा कि इस आर्क का ये वाला जो एंगल है ये कितना डिग्री होगा। तो वही पूरा जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है।
अल्फ़ा छोटे वाले ने खा लिया तो 360 में से अल्फ़ा माइनस कर दिया तो उतना एंगल बचेगा इसके लिए। तो ये हो जाएगा 360 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 360। बस सिर्फ डायरेक्शन देखना है। तो डायरेक्शन देखिए कैसे होगा, क्लॉकवाइज है, इनसाइड, बस इसमें भी इनसाइड हो जाएगी। तो ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 2r अल्फ़ा अपॉन 360 और म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू स्मॉल r 360 माइनस अल्फ़ा अपॉन 360। ठीक है, कॉमन जो आना है वो कॉमन ले लेंगे, म्यू नॉट आई कॉमन आ गया, अपॉन 2 कॉमन आ गया, 360 भी कॉमन आ गया, चाहे इसको 720 लिख दो। ब्रैकेट में बचेगा मेरे पास अल्फ़ा अपॉन कैपिटल R प्लस 360 माइनस अल्फ़ा अपॉन स्मॉल r। ठीक है, क्रॉस आंसर। थोड़ा और सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से ठीक है। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस फिगर। न्यूमेरिकल काफ़ी हो गए हैं, इसके आगे की बात करेंगे अगली क्लास में, और एम्पियर्स लॉ के अलावा भी उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि वो चैप्टर ख़त्म हो जाए नेक्स्ट में ही। ओके।